एक बात जो हारिस अजमत साहब ने कही सर, उन्होंने कहा आज पहला दिन था कि जो कोर्ट है उसने काम करना शुरू किया, तो हम कुछ वक्त दे के देख लें। शायद तनकीद करने में हम बहुत जल्दी कर रहे हैं, हो सकता है कि जो एक पर्पस है गुडविल के अंदर किया गया वो हम अटेन कर ही लें अल्टीमेटली। सर एक तो इस पे कमेंट कर दीजिएगा, दूसरा सर इस 27वीं तरमीम के अंदर जो जजेस की ट्रांसफर के हवाले से जो बात आई है उसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी, और अब तो ये कहा जा रहा है कि 8th अमेंडमेंट जो है उसी को वापस जो है वो जिंदा कर दिया गया है। हाउ डू यू लुक एट इट? जी, मैं पहले पाशा साहब की बात का जवाब देके तो मैं जल्दी से इस तरफ आ जाऊंगा। मैं इन्हीं के जो कमेंट्स हैं उसमें ही एक सवाल पुट करता हूं, जिसका वो बाद में जवाब दे दें या मैं उसको आपके नाजरीन के लिए छोड़ दूंगा। कि ये इन्होंने कहा कि जी ये 2 जजेस जो उनके साथ किए हैं मीनुद्दीन खान साहब के साथ, उनका वो ऑलरेडी उस बेंच में काम कर रहे थे। तो मीनुद्दीन खान साहब के साथ जो सीनियर 2 जज काम कर रहे थे वो मंदो खेल साहब थे और जस्टिस मजहर थे। एक सिंध से थे, एक बलूचिस्तान से थे। तो उनकी क्या डिस्क्वालिफिकेशन थी कि उनको ऊपर नहीं लाया गया? मेरा एक क्वेश्चन है और ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने तो जजमेंट्स भी लिखी है ना इसमें। तो बाकी ये जो जजेस अभी तक आए हैं इन्होंने कोई जजमेंट नहीं लिखी। इनका अभी सुप्रीम कोर्ट में भी उतना तजुर्बा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में तो इनका बिल्कुल भी नहीं है। तो ये और क्या जरूरत पड़ी थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये सनसेट क्लास से ये डिस्क्रिप्शन देने की कि पहले 6-7 जजेस वो कर लेंगे, बाद में जुडिशल कमीशन करेंगे? इतनी उजलत क्या थी कि आप इसको जुडिशल कमीशन के थ्रू एक प्रॉपर डेलिब्रेशन से कर सकते थे? आप सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों ने काम किया हुआ है, जस्टिस आयशा थी उसके अंदर, जुडिशल बेंच के अंदर, और बहुत सारे लोगों ने काम किया हुआ है। तो अपरेंटली लगता तो ये है कि जिसने भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट माइंड रखता है या जिसने किसी वक्त भी शो किया है, वो शायद उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आने की। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, कोई इसे एग्री करे ना करे। दूसरी बात आपने जो हारिस अजमत साहब की है, हारिस अजमत साहब को ये पता है, उन्होंने उसी अदालत में वकालत की है, मैंने कुछ जजी की है, कुछ वकालत की है। हमारे 50% केसेस जो हैं वो 199 से स्टेम होके आते हैं। सबसे बड़ा लिटिगेटर जो है अदालतों में वो हुकूमत वक्त है, वो सूबाई हुकूमतें हैं और फेडरल गवर्नमेंट है। तो आप इस कोर्ट में आप समझते हैं कि सारे 199 के इसको एपलेट कोर्ट बना के आप इसको फौरन इसको डिसाइड कर देंगे? तो ये खामख्याली है, ये सिस्टम नहीं चलेगा। मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूं कि ये फेलियर की तरफ जाएगा। आपने एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया है कि ये जो सिस्टम आज हाइब्रिड चल रहा है इसको प्रोटेक्शन मिलेगी, इसके बाद ये सिस्टम भाड़ में जाए। अगर आपको वाकई कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को अलहदा करना था और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, तो इंडिया की मिसाल आपके सामने है। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया है और उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रख दिया है कि पहले 7 जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होंगे। तो ये काम यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता था? क्यों एग्जीक्यूटिव के हाथ में ये पावर दे दी गई कि वो अपने हैंड पिक जजेस लेके पहले बेंच में बिठाएं और अब उनको कोर्ट में लगा दें? तो इससे ज्यादा मैं नहीं करता, ये नाजरीन के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा सर, मैं आपकी जानिब से दोबारा आती हूँ जरा हारिस अजमत साहब को एक इशू के ऊपर कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है इसको वकीला कम्युनिटी की तरफ से कैसे आप समझते हैं सर रिसीव किया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बातें चल रही है कि इस मुल्क में क्या कोई और लॉयर्स मूवमेंट तो नहीं सर उठाने लगी? जहाँ तक वकला कम्युनिटी का ताल्लुक है तो हमारी सबसे बड़ी जो एपिक्स बॉडी है वो पाकिस्तान बार काउंसिल है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल है, उसके बाद पंजाब बार काउंसिल है। तो इन सब बॉडीज ने तो ये 27वीं तरमीम को वेलकम किया है और उन्होंने कहा है कि ये बहुत अच्छा रिफॉर्म है। जहां तक लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है उन्होंने इस पे डिसएग्रीमेंट किया है। आज उन्होंने एक एहतजाज की कॉल भी दी थी। आई वाज देयर इन लाहौर हाईकोर्ट टुडे, लेकिन वो बिल्कुल ही एक मामूली सा अलामती एहतजाज था। वो आप इसको वकला तहरीक के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि वकला तहरीक के बाद वकला आर नाउ वेरी वाइज। उस तहरीक में मैं भी एक यंग वकील था, शामिल हुआ। हमें बहुत ख्वाब दिखाए गए कि एक सिस्टम बिल्कुल बदल जाएगा। बाद में पता लगा कि जब वो जजेस वापस आए एक सर्टेन तबके के वकला ने सिर्फ फायदा उठाया, आम वकील ने सफर किया, आम आवाम ने सफर किया, कोई इंसाफ किसी को नहीं मिला, सिस्टम वही था। सिर्फ वकीलों ने डंडे खाए, जेलें काटी।
तो ये सिस्टम को तो लोग वकील बल्कि इनकरेज कर रहे हैं। वो देखें जी, आइंस्टाइन ने क्या कहा था, मैडनेस की क्या डेफिनेशन है, यू कीप ऑन ट्राइंग द सेम थिंग अगेन एंड एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट। तो शायद जमील साहब को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ही सीम्स अ लिटिल पैसिमिस्टिक अबाउट दिस 27th अमेंडमेंट। मैं इसको ऑप्टिमिस्टिक नजर से देखता हूँ, मैं समझता हूँ ग्लास हाफ फुल है, इंशाल्लाह इस सिस्टम के अंदर बेहतरी आएगी। तो खैर क्या, उन्होंने तो अपोज का लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो अपोज कर रहे हैं, लेकिन शाहिद साहब ने अपोज किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम सिस्टम को थोड़ा चांस देंगे, हो सकता है शाहिद साहब इज अ वेरी फेयर पर्सन, हो सकता है कुछ अरसे बाद वो भी कहेंगे हाँ ये अच्छा इकदाम था। एक सेटल्ड लॉ है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, और शाहिद साहब ने भी आई एम श्योर उसके ऊपर बड़ी जजमेंट्स दी होंगी कि मैला फाइडी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द लेजिस्लेचर। 2/3 के जरिए ये अमेंडमेंट आई है, पूरे जो अवाम के नुमाइंदे हैं वो ये अमेंडमेंट लेकर आए हैं। हमारी आइन का खुद आर्टिकल 239 ये कहता है कि पार्लियामेंट जो निजाम चाहे वो ला सकती है, एक्सेप्ट देयर इज वन लिमिटेशन। बिल्कुल ऐसा ही, मेरे पास थोड़ा सा वक्त की जो है ना वो हो रही है, कमी हो रही है, लेकिन ये जो बात आप करें ये भी एक और पूरी डिबेट है ना कि 2/3 मेजोरिटी कितनी लेजिटिमेट थी, अवाम की नुमाइंदगी कितनी थी नहीं थी, आपको पता है उसको लेके देयर इज अ होल कंट्रोवर्सी अराउंड इट, तो द डिबेट विल नेवर एंड। एग्जैक्टली, आप ये भी कर सकते हैं कि इस सिस्टम के अंदर आम मिडिल क्लास का बंदा मेरे जैसा तो MNA बन ही नहीं सकता। मैं ये जो नुकता आपके साथ 10 लाख रुपए पूछा, मैं क्योंकि आपने तो 10 अरब रुपए लग जाता है। जी बिल्कुल, आपने जो बॉडीज हैं बार काउंसिल और इस तरह की उनका हवाला दिया, तो पाशा साहब मौजूद है, उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सर कैसा रिसीव किया गया है लॉयर्स कम्युनिटी के अंदर इसको, क्योंकि शायद जमील साहब जैसे जो है वो सीनियर कानूनदान भी हैं इस मुल्क में, जो कि पेसिमिस्टिक हैं, जो कह रहे हैं कि हम नहीं समझते कि ये कोई अच्छा हुआ, बल्कि वो तो उन्होंने सर ने तो ये भी कहा है कि वो नहीं समझते कि ये सिस्टम चल सकता है इस तरीके से। तो क्या आपको लगता है कि ये वाला जो ओपिनियन है ये मेजोरिटी में है या नहीं? देखिए, ये तो अभी कोई स्पेकुलेशन मैं नहीं करना चाहता और ना ही कोई इस तौर पे मैं कोई फतवा देना चाहता हूँ, लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि जब वकला को पोलिटिसाइज नहीं किया गया, अदलिया को पोलिटिसाइज नहीं किया गया, तो फिर तहरीकें भी चली, एहतजाज भी हुए और लोगों ने मारे खाई, डंडे खाए, शहादतें हुई। एंड रिजल्ट क्या हुआ कि चंद बेनिफिशियरी लोग आए और वो फायदा उठा के चले गए। हम अब भी ये कहते हैं कि हम जब तहरीक में एक्टिव थे तो एक काज थी और उस काज के लिए थे, और वो काज हमने हासिल की। जो बेनिफिशियरी थे उन्होंने अपने एंगल से उसको लिया और वो बस अखबारात की सुर्खियों की जीनत बनते रहे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे टिकट चलते रहे। हाँ, ये जरूर है कि जब आप पोलिटिसाइज कर दिए गए हैं या हो गए हैं, दोनों सूरतों में जब बार के अंदर जो काले कोट की एक वननेस और एक ताकत थी उसको आपने टुकड़ियों में बांट दिया है और गैर महसूस तरीके से आप नजरियाती तौर पे आप सेपरेट हो गए, अलग हो गए। और आज कोई नून खेल रहा है, कोई ILF खेल रहा है, कोई पीपल्स पार्टी खेल रहा है, और उससे बार को ज्यादा नुकसान है। मैं अब भी समझता हूं और ऑप्टिमिस्टिक हूं इस हवाले से कि आज वकला ये अहद करें कि हम अपने यूनिफॉर्म पहन के किसी लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पीछे नहीं खड़े होंगे। हम अपने काले कोट की डिग्निटी और का एहतराम करेंगे और उसको इस हद तक बचा के रखेंगे कि पॉलिटिकल नजरियात को बार के अंदर हावी नहीं करेंगे। तो फिर मुमकिन है कि वो इनकलाब, जिस इनकलाब के लिए या जिस तब्दीली के लिए हमारे, लेकिन अभी फिलहाल आपका भी ये ख्याल है कि ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा।